नमस्कार। आज हम नजर डालेंगे पिछले हफ्ते की कुछ अहम घटनाओं पर, इस क्षेत्र में और दुनिया भर में भी। हमारा मकसद है कि तथ्यों को सामने रखें और अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करें। यह प्रस्तुति आपको प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज़, जो कि एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है, उसके द्वारा तैयार किया गया है। तो आज हमारी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है, वो है मध्य पूर्व। खास तौर पर हम गाजा में जो हाल में संघर्ष विराम समझौता हुआ है, शर्म अल शेख में जो शांति शिखर सम्मेलन हुआ और उसके बाद जो नाजुक हालात बने हैं, उनका विश्लेषण करेंगे। ये घटनाएं सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मायने रखती हैं। बिल्कुल। और ये जो हमारी चर्चा है ये पिछले हफ्ते की कई जानी मानी समाचार रिपोर्ट्स, विश्लेषण और जो भी तथ्य उपलब्ध हैं उन पर आधारित हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों तरह के स्रोत शामिल हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे बिना किसी पक्षपात के सामने रखा जाए ताकि एक संतुलित तस्वीर उभर सके। हाँ, तो चलिए सबसे पहले थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, मतलब किस वजह से ये समझौता जरूरी हुआ। अक्टूबर 2023 में हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था और उसके बाद लगभग 2 साल तक एक बहुत ही विनाशकारी संघर्ष चला। गाजा में भारी तबाही हुई। जी हाँ, और उसी तबाही और लंबे संघर्ष के बाद अक्टूबर 2025 की शुरुआत में डिप्लोमेसी के जरिए एक अहम मोड़ आया। ये 9 से 11 अक्टूबर के बीच की बात है, जब अमेरिका की अगुवाई में और इसमें मिस्र, कतर और तुर्की जैसे क्षेत्रीय मध्यस्थों ने भी सहयोग किया। इजराइल और हमास के बीच एक संघर्ष विराम समझौते पर सहमति बनी। अच्छा, तो इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे? जैसा कि सुनने में आया, इसमें बंधकों और कैदियों की रिहाई की बात थी। हाँ बिल्कुल। पहले चरण में हमास को इजरायली बंधक रिहा करने थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में तो 48 बंधकों की बात थी, जिनमें से शायद 20 जीवित बताए गए थे। बाद में 13 अक्टूबर को पहली रिहाई हुई, जिसमें 7 जीवित बंधक छोड़े गए। और इसके बदले में इजराइल क्या कर रहा था? इसके एवज में इजराइल बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमत हुआ। शुरू में ये आंकड़ा 250 का था, लेकिन बाद की रिपोर्ट्स में ये संख्या बढ़कर लगभग 2000 तक बताई गई। 2000 ये तो काफी बड़ी संख्या है। काफी बड़ी संख्या है, और ये दोनों तरफ के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है हमेशा से। समझौते में ये भी था कि इजरायली सेना गाजा के ज्यादातर हिस्सों से पीछे हटना शुरू करेगी। ये समझौता औपचारिक रूप से कहाँ साइन हुआ और इस पर जो बड़े नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थीं? ये समझौता औपचारिक तौर पर मिस्र के शर्म अल शेख में 13-14 अक्टूबर के आसपास हस्ताक्षरित हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक, आप कह सकते हैं, ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। जाहिर है वो अपनी मध्यस्थता की भूमिका को उजागर करना चाह रहे थे। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू? हाँ, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने समझौते को स्वीकार तो किया, लेकिन साथ ही थोड़ी सतर्कता भी दिखाई। उन्होंने सुरक्षा चिंताओं और हमास के निरस्त्रीकरण की जरूरत पर जोर दिया। मतलब उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी सधी हुई थी। फिर इस समझौते को और मजबूत करने के लिए और शायद आगे की राह तय करने के लिए शर्म अल शेख में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन भी रखा गया। उसका क्या महत्व था? जी हाँ, वो भी 13 अक्टूबर को ही आयोजित किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति सिसी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ने मिलकर इसकी मेजबानी की। इसका मकसद सिर्फ संघर्ष विराम को पक्का करना नहीं था, बल्कि गाजा का पुनरुद्धार कैसे हो, भविष्य में वह शासन व्यवस्था कैसी हो, इस पर भी एक तरह से विचार विमर्श करना था। इसमें कौन कौन शामिल हुआ? क्या सभी जरूरी पक्ष मौजूद थे? देखिए, इसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ये सब बड़े नाम थे। भारत से भी राज्य मंत्री स्तर पर प्रतिनिधित्व था। लेकिन और ये बहुत अहम बात है, इस शिखर सम्मेलन में न तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू शामिल हुए और न ही हमास का कोई प्रतिनिधि। अच्छा, तो मुख्य पक्षी नहीं थे? जी, तो जाहिर है जब संघर्ष के मुख्य पक्षी मौजूद न हो तो उस सम्मेलन की सीधी प्रभाविकता पर और जो तात्कालिक नतीजे निकलने थे उन पर सवाल तो उठते ही हैं। तो फिर चर्चा किन मुद्दों पर केंद्रित रही जब मुख्य पक्षी नहीं थे? तो हाँ, फिर भी चर्चा हुई। मुख्य बिंदु थे, एक तो गाजा का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण, जिसके लिए बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मदद की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, गाजा में भविष्य की शासन व्यवस्था क्या हो। यहाँ एक शांति परिषद या बोर्ड बनाने का आइडिया सामने आया, जिसमें शायद अंतर्राष्ट्रीय और कुछ फिलिस्तीनी प्रतिनिधि हों। और तीसरा, हमास का निरस्त्रीकरण,
ये शायद सबसे मुश्किल और विवादास्पद मुद्दा है जिस पे अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। और हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि चीन को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रखा गया। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ऐसी शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। समझौते के फौरन बाद ही उल्लंघन की खबरें आने लगी। बिल्कुल, ये शांति शुरू से ही बहुत नाजुक थी। समझौते पर दस्तखत हुए ही थे कि कुछ दिन बाद 19 अक्टूबर को दक्षिणी गाजा में रफा के पास वहां तैनात इजरायली सैनिकों पर एक सुरंग से हमला हुआ। अच्छा, सुरंग से? जी। इस हमले में 2 इजरायली सैनिक मारे गए और 3 घायल भी हुए। इसने माहौल को तुरंत गरमा दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? इजराइल ने क्या प्रतिक्रिया दी? इजराइल ने बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने गाजा पट्टी में 120 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए। खबरों के मुताबिक इसमें कम से कम 42 लोग मारे गए। ओहो। इन हमलों से गाजा में और ज़्यादा नुकसान हुआ जो पहले से ही तबाह था। और इसके साथ ही इजराइल ने रफा क्रॉसिंग को भी, जो मानवीय सहायता के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। इससे मदद पहुंचने में दिक्कत हुई। हाँ, वो तो अहम रास्ता है। जी, हालांकि बाद में खबर आई कि अमेरिकी दबाव के बाद इसे फिर से खोलने की योजना है। इस बीच हमास का क्या कहना था इस हमले पर, और क्या गाजा के अंदर भी कुछ चल रहा था? हमास ने तो रफा हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन गुटों का काम है जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो संघर्ष विराम के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इस घटना ने ये सवाल ज़रूर खड़ा किया कि गाजा में अलग अलग गुटों पर हमास का कितना नियंत्रण है। और हाँ, कुछ ऐसी चिंताजनक रिपोर्टें भी आईं कि हमास गाजा के अंदर अपने राजनीतिक विरोधियों और कुछ नागरिकों पर भी कथित तौर पर कार्रवाई कर रहा है। इसमें सार्वजनिक फांसी जैसी खबरें भी थीं। तो ये अंदरूनी स्थिति मामले को और भी पेचीदा बना रही थी। अमेरिका, जिसने इस समझौते में इतनी अहम भूमिका निभाई थी, उसने इस बिगड़ती हुई स्थिति को कैसे संभाला? देखिए, इन घटनाओं के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर यही जोर दिया कि संघर्ष विराम अभी भी लागू है। शायद वो ये दिखाना चाहते थे कि उनकी कूटनीति नाकाम नहीं हुई है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमला शायद हमास लीडरशिप के कंट्रोल से बाहर के तत्वों ने किया हो। स्थिति को संभालने के लिए फौरन अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को इजराइल भेजा गया। हाँ, और उपराष्ट्रपति JD वेंस भी गए थे। उनका क्या मकसद था? जी, उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी इजराइल का दौरा किया। उन्होंने किरियात गात में एक नागरिक सैन्य समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया। इसका घोषित उद्देश्य तो यही था कि मानवीय सहायता बांटने और संघर्ष विराम की निगरानी में तालमेल बिठाया जाए। लेकिन क्या अमेरिकी सैनिक भी इसमें शामिल थे? अमेरिका ने ये साफ किया कि उनके सैनिक गाजा में ज़मीनी भूमिका नहीं निभाएंगे। हालांकि तालमेल के लिए लगभग 200 अमेरिकी सैनिक इजराइल में तैनात किए गए हैं। तो ये दिखाता है कि अमेरिका सीधे तौर पर सैन्य हस्तक्षेप से बच रहा है, लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसी भी खबरें थीं कि इजराइल दोबारा सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर रहा था, शायद हमास के विरोधियों की मदद करने के लिए। हाँ, ऐसी अटकलें सामने आई थीं। कुछ अमेरिकी नेताओं जैसे सेनेटर लिंडसे ग्राहम के बयानों का हवाला दिया गया। कहा गया है कि इजराइल शायद हमास को कमज़ोर करने के लिए वहाँ के कुछ स्थानीय फ़िलिस्तीनी गुटों जैसे कबीलों या दूसरी मिलिशिया, उनका समर्थन करने के लिए एक सीमित सैन्य हस्तक्षेप पर विचार कर रहा था। लेकिन जाहिर है ये एक बहुत जोखिम भरा कदम होता, और इसके नतीजे क्या होते कहना मुश्किल था। चलिए अब थोड़ा उन मुख्य किरदारों पर ध्यान देते हैं जो ये सब फैसले ले रहे हैं। उनके नजरिए और रणनीतियां क्या हैं? अमेरिका से शुरू करें। राष्ट्रपति ट्रंप की क्या रणनीति देखती है? राष्ट्रपति ट्रंप ने तो साफ तौर पर इस समझौते को अपनी निजी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश किया है। शायद आने वाले चुनावों को देखते हुए भी ये उनके लिए अहम है। उनका जोर मध्य पूर्व में शांति लाने के अपने विजन पर रहा है, और उन्होंने हमास को चेतावनी भी दी है कि अगर उल्लंघन हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उनका नजरिया काफी हद तक लेन देन वाला, मतलब ट्रांजैक्शनल, और व्यक्तिगत नेतृत्व पर केंद्रित दिखता है। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं? नेतन्याहू के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हमेशा इजराइल की सुरक्षा रही है। उन्होंने समझौता स्वीकार तो किया है, लेकिन वो लगातार हमास के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर जोर दे रहे हैं। साथ ही इन पर अपनी ही गठबंधन सरकार के अंदर से जो दक्षिणपंथी दल है, उनका भी भारी राजनीतिक दबाव है। हाँ, वो खबर भी थी कि कतर में हमास नेताओं पर हमले को मंजूरी दी थी। जी, सितंबर 2025 की घटना थी
जिसकी रिपोर्ट अक्टूबर में आई, उसको मंजूरी देने और फिर अमेरिकी दूत की नाराजगी के बाद कथित तौर पर माफी मांगने की जो घटना हुई, वो शांति कोशिशों के बीच जो तनाव जारी है और नेतन्याहू की जो मुश्किल स्थिति है उसको दिखाती है। और हमास का क्या रुख है? वो क्या चाहते हैं? हमास ने संघर्ष विराम माना, कुछ बंधकों को छोड़ा भी, जिसमें बाद में कुछ शव भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने निरस्त्रीकरण की शर्त को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। रफा हमले जैसे मामलों में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए उनका मुख्य मकसद शायद यही है कि गाजा पर अपना नियंत्रण बनाए रखें और अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को कायम रखें। ये भी हो सकता है कि वो संघर्ष विराम का इस्तेमाल अपनी ताकत को फिर से संगठित करने के लिए करना चाहें। जो क्षेत्रीय मध्यस्थ थे, मिस्र, कतर, तुर्की, उनकी भूमिका कितनी अहम रही है? उनकी भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। मिस्र ने खासकर शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके और जमीनी मध्यस्थता के जरिए अपनी पारंपरिक भूमिका निभाई। कतर और तुर्की का हमास पर जो असर है, उसने भी बातचीत को मुमकिन बनाने में मदद की। ये देश स्थिरता तो चाहते हैं, लेकिन उनके अपने क्षेत्रीय हित और आपसी प्रतिद्वंदिताएं भी हैं जो उनकी भूमिका पर असर डालती हैं। और बाकी दुनिया की प्रतिक्रियाएं, क्या कोई एक आम राय दिखती है? संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने शांति प्रयासों और मानवीय सहायता की जरूरत का पुरजोर समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में उनके नेताओं का होना इसी का सबूत था। दूसरी तरफ ईरान ने इस योजना का विरोध किया है, क्योंकि ये उसके क्षेत्रीय प्रभाव के खिलाफ जाता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने भी एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में योगदान देने पर विचार किया। ये दिखाता है कि इस मुद्दे का असर कितनी दूर तक महसूस किया जा रहा है, लेकिन किसी एक स्पष्ट आम सहमति की कमी है, खासकर भविष्य की रणनीति को लेकर। अब बात करते हैं कि ये सारी जानकारी हम तक पहुंच कैसे रही है। अलग अलग समाचार स्रोतों ने इस पूरे घटनाक्रम को कैसे दिखाया? क्या उनमें कोई खास झुकाव नजर आया? हाँ, ये समझना जरूरी है कि अलग अलग स्रोत घटनाओं को अपने नजरिए से पेश करते हैं। जैसे कुछ अमेरिकी रूढ़िवादी स्रोत थे, वॉशिंगटन एग्जामिनर जैसा, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका की काफी तारीफ की। वहीं फर्स्ट पोस्ट जैसे कुछ दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों ने इस कूटनीति को व्यक्ति केंद्रित और लेन देन वाला बताया और इसकी लंबी कामयाबी पर सवाल उठाए। और इजरायली मीडिया? इजरायली मीडिया जैसे मारिफ ने ज्यादा विश्लेषणात्मक और सतर्क रुख अपनाया। जो क्षेत्रीय अरबी स्रोत थे जैसे अल-ज़ोमेरिया, उन्होंने फिलिस्तीनी मुद्दे के न्यायपूर्ण समाधान की जरूरत पर जोर दिया। यहाँ हमारा मकसद किसी एक नजरिए का समर्थन करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि अलग अलग स्रोत अलग अलग बातों पर जोर देते हैं। और सोशल मीडिया का क्या हाल था? खासकर एक्स यानी ट्विटर पर लोगों की भावनाएं कैसी थी? हमारे स्रोतों में जो विश्लेषण दिया गया है, उसके मुताबिक एक्स पर इस मुद्दे को लेकर भावनाएं ज्यादातर नकारात्मक थीं। गाजा में जो मानवीय तबाही हुई, जो मौतें हुईं, उस पर गहरा दुख और गुस्सा जाहिर किया गया। लंबे संघर्ष की वजह से निराशा और थकान भी साफ दिख रही थी। कई लोगों ने न्यूज़ कवरेज में कथित पक्षपात पर भी चिंता जताई। हैशटैग से कुछ अंदाजा लगा? बिल्कुल। हैशटैग इजरायल और हैशटैग हमास जैसे हैशटैग पर तो राय बुरी तरह बंटी हुई थी। हैशटैग इजरायल के समर्थन में सुरक्षा की दलीलें थीं, तो विरोध में गाजा में कार्रवाई की कड़ी आलोचना। हैशटैग हमास को कुछ लोग प्रतिरोध का प्रतीक मान रहे थे, तो बहुत से लोग, खासकर पश्चिमी देशों में, उसे आतंकवादी समूह कहकर उसकी निंदा कर रहे थे। और हैशटैग गाजा? हैशटैग गाजा हैशटैग तो लगभग पूरी तरह से मानवीय पीड़ा और तबाही पर ही केंद्रित था। और एक दिलचस्प बात हैशटैग पीस हैशटैग की है। जहां कुछ लोग आशा जता रहे थे, वहीं इस पर शक और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां भी थीं। ये शांति की नाजुक हालत को दिखाता है, लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि सोशल मीडिया की भावनाएं हमेशा जमीनी हकीकत को पूरी तरह नहीं दर्शाती। तो इन सब घटनाक्रमों के बाद अब आगे क्या, मतलब भविष्य में क्या होने की संभावना दिखती है? देखिए, आगे का रास्ता तो बहुत अनिश्चित है और चुनौतियों से भरा हुआ है। फिर भी कुछ संभावित कदम है जिन पर नजर रहेगी। पहला तो वो शांति परिषद या बोर्ड का गठन जिसकी बात शर्म अल शेख में हुई थी। हो सकता है इसका काम गाजा के पुनर्निर्माण और शासन की निगरानी करना हो। पुनर्निर्माण तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों की जरूरत होगी। साइप्रस ने एक पूरी योजना भी पेश की है, जिसमें समुद्री रास्ते से मदद पहुंचाना और बुनियादी ढांचे को फिर से बनाना शामिल है। इसके लिए बहुत पैसा और तालमेल चाहिए होगा। लेकिन जो फौरी चुनौतियां हैं,
जो शांति प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती हैं, वो क्या हैं? कई बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो हमास का निरस्तीकरण, जो एक बड़ी बाधा है जिसे हमास मान नहीं रहा है। फिर गाजा का भविष्य का शासन कैसे चलेगा? क्या फिलिस्तीनी अथॉरिटी की कोई भूमिका होगी या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संभालेगी? ये अभी साफ नहीं है। जो मृत बंधक हैं, उनके अवशेषों की वापसी का मुद्दा भी भावनात्मक और राजनीतिक रूप से बहुत अहम है। और सबसे बढ़कर, क्या दोनों पक्ष संघर्ष विराम की शर्तों का पूरी तरह पालन करेंगे, ये देखना होगा। क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती की संभावना है? इस पर बात तो चल रही है। कुछ देशों ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है, जैसे इंडोनेशिया, तुर्की, अज़रबैजान। लेकिन कई देश हिचकिचा रहे हैं। इसमें ज़मीनी खतरे हैं और हमास के साथ टकराव का डर भी है। इसलिए ऐसा लगता नहीं कि नज़दीकी भविष्य में ऐसा कोई बल तैनात हो पाएगा। और मानवीय स्थिति तो गंभीर बनी हुई है और ये सबसे पहली प्राथमिकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गाजा में स्वास्थ्य संकट की चेतावनी दी है। रफा क्रॉसिंग का खुला रहना और मदद का बिना रोक टोक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकें। यानी कुल मिलाकर स्थिति बहुत नाजुक है और लगातार कूटनीतिक कोशिशों की जरूरत है। बिल्कुल, संघर्ष विराम की निगरानी करना, शर्तों का पालन करवाना और सभी संबंधित पक्षों के बीच लगातार बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। और हाँ, अमेरिका रूस वार्ता जैसे जो बड़े वैश्विक घटनाक्रम हैं, वो भी इस क्षेत्र की गतिशीलता पर अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल सकते हैं। इस पूरी जटिल तस्वीर को समझने में शायद ये सवाल भी अहम है कि क्या बाहरी ताकतों द्वारा थोपी गई शांति बिना जमीनी सुलह की क्या वाकई टिकाऊ हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत है। स्टाइलो न्यूज़ इस तरह की जटिल जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए कई पारंपरिक समाचार स्रोतों के साथ साथ एक्स, जो पहले ट्विटर था, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी विश्लेषण करता है, ताकि आपको एक व्यापक और संतुलित तस्वीर मिल सके। यदि आप इसी तरह की गहन जानकारी और AI संचालित समाचार अपनी मांग पर प्राप्त करना चाहते हैं तो www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता जरूर लें। आज हमारे साथ जुड़ने और इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप हमें अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।